नमस्कार डियर अमृत 1993 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आवेश के बारे में आवेश की एनालिसिस किया था, आवेश की परिभाषा पढ़ी, आवेश कितने प्रकार का होता है, किसने खोजा, कितने प्रकार का बताया है और आवेश के गुणों की बात की थी। आज हम बात करते हैं आवेश की स्थिति की। आवेश की स्थिति मतलब कंडीशन ऑफ चार्ज। कंडीशन ऑफ चार्ज की मैं जो बात कर रहा हूं उसका मतलब है कि चार्ज स्थिर हो सकता है, चार्ज गतिशील हो सकता है और गतिशील में भी नियत वेग से गतिशील हो सकता है। ठीक है ना। तो इन तीनों स्थितियों की बात करते हैं और आप बात करते हैं आवेश पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फर्स्ट कंडीशन कैसा है? स्थिर है। स्थिर है तो v इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0। जब v इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0 तो आवेश स्थिर है तो धारा I इक्वल टू 0। और इस कंडीशन में केवल कौन सा क्षेत्र बनेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। दूसरी कंडीशन बात करते हैं हम, आवेश पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, मैं कह रहा हूं आवेश कैसा है? गतिशील है। आवेश कैसा है? गतिशील है। तो b इज नॉट इक्वल टू 0। जब b इज नॉट इक्वल टू 0 तो a इज नॉट इक्वल टू 0, तो I इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या बनेगी? विद्युत धारा बनेगी। क्या बनेगी? विद्युत धारा बनेगी। और विद्युत धारा बनेगी तो इसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं हम, आवेश। चाहो तो यहां से एक एक करके नोट कर सकते हो या चाहो तो आप एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं ठीक है। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, आवेश पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बीज और आवेश कैसा है? नियत वेग से गतिशील। कैसा है? नियत वेग से गतिशील। नियत वेग से गतिशील है तो b इज नॉट इक्वल टू 0 बट a इक्वल टू 0। जब आवेश नियत वेग से गतिशील होगा तो b इज नॉट इक्वल टू 0 बट a इक्वल टू 0। तो क्या उत्पन्न होगा? I इक्वल टू 0। तब विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगें बनेगी जिनसे ऊर्जा का उत्पन्न होगा। ऊर्जा उत्पन्न होगी। हमने आवेश की तीन कंडीशनों की बात की है। आवेश पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कैसा हो? स्थिर है। स्थिर है तो कैसा रहेगा? b इक्वल टू 0। जब मैं इसको एनालिसिस करता हूँ, ये कोई चार्ज है, ये कोई पार्टिकल है, जब ये स्थिर है तो ये कैसा रहेगा? स्थिर। और स्थिर है तो फिर b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और जब वेग उत्पन्न नहीं है तो त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा।
और जब आवेश प्रवाहित ही नहीं हो रहा है, वेग ही नहीं जा रहा है, तो फिर उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो I इक्वल टू 0। तो फिर ये केवल क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। दूसरी कंडीशन बात करता हूँ, चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कैसा है, गतिशील है, तो B इज नॉट इक्वल टू 0, वेग 0 नहीं होगा, वेग 0 नहीं होगा तो त्वरण भी 0 नहीं होगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं त्वरित गति। क्या कह सकते हैं, त्वरित गति। I इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें विद्युत धारा बहेगी, तो विद्युत धारा बहेगी तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होंगे। तीसरी बात करते हैं, आवेश पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नियत वेग से गतिशील है, तो B इज नॉट इक्वल टू 0, चाहे वेग नियत हो चाहे अनियत हो, जब वेग है उसमें तो वेग 0 नहीं हो सकता, लेकिन जब वेग नियत है तो त्वरण 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, A इक्वल टू B माइनस U अपॉन T, B भी फिक्स है, मान लो कि 2 है, U भी फिक्स है 2 है, तो A इक्वल टू क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। I इक्वल टू 0, तब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तब विद्युत और चुंबकीय तरंग उत्पन्न होंगी, जिसमें ऊर्जा का उत्पन्न होगा। चाहो तो आप तीनों कंडीशनों का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिछली वीडियो में, लास्ट टाइम पे हम आपको बता के गए थे कि किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं आवेशन। टॉपिक है हमारा आज का आवेशन। चार्जेबल आवेशन। आवेशन का मतलब होता है कि किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। इसको आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं, घर्षण हो सकता है, चालन हो सकता है और प्रेरण हो सकता है। तीनों के बारे में बात करेंगे। आवेशन का मतलब हो गया कि किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। आवेशन में हम बात करते हैं, कह सकते हैं कि किसी वस्तु को या आवेशित करने की विधियां। किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां होती है। पहला होता है घर्षण वैद्युति। दूसरा होता है चालन वैद्युति। और तीसरा होता है प्रेरण वैद्युति। देखो, तीनों की बात करते हैं। एक लंबी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आवेशित करने के लिए रगड़ना पड़ता है, इसमें आवेशित करने के लिए स्पर्श कराना पड़ता है, और इसमें बगैर स्पर्श कराए भी आवेशित हो सकता है। तीनों को हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं घर्षण वैद्युति। किसकी बात करते हैं, घर्षण वैद्युति। घर्षण वैद्युति की बात करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि शब्द से है, इसमें शब्द क्या है, घर्षण। घर्षण का हम नॉर्मली हमारी भाषा में बात निकालें तो क्या होता है, रगड़ना। किन्हीं वस्तुओं को रगड़ने से वो वस्तु क्या हो रही है, आवेशित हो रही है, और आवेशित हो रही है तो उस पर क्या आ रहा है, वैद्युतीय गुण आ रहा है, और वैद्युतीय गुण आ रहा है तो इसलिए उसको क्या कह दिया हमने, घर्षण वैद्युति। क्या कह दिया, घर्षण वैद्युति। घर्षण मतलब रगड़ने से किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो रहा है। कोई ऐसी कोई वस्तु है जो अनावेशित है, और यदि हम उसको रगड़ते हैं या आपस में रब कराते हैं तो उस पर क्या होता है, उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है, और आवेश के कारण, इस आवेश के कारण उसमें कौन सा गुण आ रहा है, वैद्युतीय गुण। कौन सा गुण आ रहा है, वैद्युतीय गुण आ रहा है।
तो इसको क्या कह देते हैं हम, घर्षण वैद्युत की। क्या कह देते हैं हम, घर्षण वैद्युत की। ठीक है ना। अब इसको हम एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक पार्टिकल ए है और दूसरा पार्टिकल बी है। ये पार्टिकल भी अनावेशित है और ये पार्टिकल भी अनावेशित है। इसकी जो लैंग्वेज है वो कैसे बनानी है, सीधी सीधी जैसा हम कर रहे हैं वही इसकी लैंग्वेज बनानी है। तो हमने क्या किया, दो पार्टिकल लिए, दो वस्तु ली जो कैसी है, अनावेशित। तो एक लाइन यहां से बनी कि हम दो अनावेशित वस्तु लेते हैं, फिर उनको क्या कराया हमने, रब्ड कराया, घर्षण कराया। जब घर्षण कराते हैं तो इसको एक बार समझने की कोशिश करें। जब हम इसको घर्षण कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ कि एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, दोनों कैसे हैं, अनावेशित है। हम जब इनको रब्ड कराएंगे, घर्षण कराएंगे, जब घर्षण कराते हैं तो हमारा ये सरफेस और ये सरफेस गर्म होने लगता है। इसका मतलब हो गया कि घर्षण से क्या उत्पन्न होने लगती है, ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। तो घर्षण से जैसे ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमने क्या कराया, घर्षण कराया। क्या कराया, घर्षण कराया। इस घर्षण से क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा। अब ऊर्जा जब उत्पन्न हुई है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता ही है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना समाप्त किया जा सकता है, केवल ऊर्जा का क्या होता है, हस्तांतरण। तो ये ऊर्जा कहां से निकली, इन पार्टिकल से निकली, इनके रद्द कराने से निकली। तो यह ऊर्जा इस पृष्ठ पर उपस्थित परमाणुओं में, इस पृष्ठ पर उपस्थित परमाणुओं में गति कर रहे या चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है। देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की, परमाणु की संरचना आपको, एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और कक्षाएं होती है। कक्षाओं में क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कक्षाएं आप जानते हो कि 11 में होती है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ब्रायतम जो कक्षा होती है, ब्रायतम जो कक्षा होती है जिससे अष्टांग पूरा नहीं हो रहा होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, ब्रायतम इलेक्ट्रॉन। ब्रायतम इलेक्ट्रॉन, और इस कोष को कहते हैं हम ब्रायतम कोष। ब्रायतम कोष, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा होती है इन ब्रायतम कोषों के द्वारा क्या कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है। क्या ग्रहण किया उन्होंने, ऊर्जा। कौन सी वाली ऊर्जा, वही जो हमने घर्षण से प्राप्त की थी। घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वह ऊर्जा इन ब्रायतम कोष के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। और ब्रायतम कोष में कौन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन, जो कि कैसे, क्या कैसा है, गतिशील है। इलेक्ट्रॉन पहले से कैसा है, गतिशील है। तो जब ये ब्रायतम कोष में यह ऊर्जा ग्रहण कर ली जाती है तो इस ऊर्जा को पाकर, इस ऊर्जा को पाकर यह इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्तेजित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, उत्तेजित होने लगते हैं। और उत्तेजित होने लगते हैं तो मतलब क्या बढ़ेगा, इनकी क्या बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है। गति बढ़ जाती है मतलब इसका वेग बढ़ जाता है, ठीक है। जब वेग बढ़ता है तो फिर इनको और ऊर्जा मिलती जाती है, क्योंकि हम लगातार रब्ड कर रहे हैं। रब्ड हमें जब कब तक करना है, जब तक कि कोई वस्तु, इनमें से ये वस्तु क्या नहीं हो जाती, आवेशित नहीं हो जाती। तो जब इनको और ऊर्जा मिलती जाती है तो धीरे धीरे कंडीशन ऐसी आती है कि इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करने लगता है। यादृच्छिक गति का मतलब हो गया कि किसी भी पार्टिकल के द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार गति करना, किसी भी पार्टिकल के द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार, फिर ये यादृच्छिक गति करता है। इसका मतलब हो गया, यादृच्छिक गति का मतलब हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन पर से इस नाभिक का, इस इलेक्ट्रॉन पर से इस नाभिक का फोर्स खत्म हो गया। यादृच्छिक गति करने लगा तो इस नाभिक का फोर्स खत्म हो गया। नाभिक का फोर्स कौन सा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उस वो वाला फोर्स इसका खत्म हो गया और ये यादृच्छिक गति करने लगता है। तो वो ऊर्जा लगातार इसको ग्रहण करता रहता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि यह इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़कर कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। यह इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़कर कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो इसमें जब एक वस्तु के द्वारा क्या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, और एक वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। जब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और एक वस्तु उसको ग्रहण करेगी, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो कौन सी हो जाएगी, धनावेश। कौन सी हो जाएगी, धनावेश। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो कौन सी हो जाएगी, ऋणावेश। क्या हो जाएगी, ऋणावेश, ठीक है ना। तो इसी में अब ये दोनों वस्तुएं पहले कैसी थी, अनावेशित। कैसी थी पहले, अनावेशित।
लेकिन अब इन पर, इस पर कौन सा आवेश है, धनावेश, और इस पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश। मतलब पार्टिकल हैव टू पॉजिटिव चार्ज, पार्टिकल भी हैव टू नेगेटिव चार्ज। कारण क्या है कि हमने इनको क्या कराया, घर्षण कराया। उस घर्षण के दौरान ये सारी प्रक्रिया हुई, ये सारी प्रक्रिया हुई, जिससे कि कारण क्या हो गया कि दोनों वस्तुएं कैसी हो गई, आवेशित हो गई। इसे कहते हैं कि किसी भी दो पार्टिकल को रब्ड कराने के कारण वो आवेशित होना क्या कहलाता है, घर्षण विद्युत कहलाता है। अगर इसकी लैंग्वेज बढ़ानी है तो सिंपल सी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अगर अपन चाहें तो जो हमने किया है वही लिख देना है कि हमने दो अनावेशित वस्तुएं ली, ए और बी, दोनों को आपस में क्या कराया, रब्ड कराया या घर्षण कराया या आपस में रगड़ा। जब घर्षण कराते हैं तो घर्षण के दौरान क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा। वह ऊर्जा उसके परमाणु में, जिस पृष्ठ को अपन घर्षण कर रहा है उस पृष्ठ पर उपस्थित परमाणुओं में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और वो क्या उनकी गति में या वेग कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर और उनको ऊर्जा और लगातार मिलती रहती है, तो धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, यादृच्छिक गति करने लगता है। यादृच्छिक गति का मतलब मैंने आपको बताया कि जब कोई भी पार्टिकल अपनी इच्छा के अनुसार गति करने लगे तो क्या कहलाती है, उसकी यादृच्छिक गति करने। तो यादृच्छिक गति करने लगता है और ऊर्जा उनको बराबर मिलती रहती है, तो जिसके कारण वह अपनी कक्षा छोड़कर बाहर चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो किसी और पार्टिकल के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। तो जो पार्टिकल, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, वह वस्तु कहलाती है पॉजिटिव चार्जेस, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो क्या कहलाती है, नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी लैंग्वेज है, बनी या नहीं बनी? अगर नहीं बनी हो तो आप यहाँ से मेरी लैंग्वेज को नोट कर सकते हैं और आप इसकी बना सकते हैं। इसे कहते हैं घर्षण विद्युत। क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत। ठीक है ना, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। घर्षण विद्युत की बात कर रहे थे हम, कि हमने बताया था, देखो कांच की छड़, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ कैसी हो जाती है, धनावेश। कैसी हो जाती है, धनावेश। और रेशम का कपड़ा कैसा हो जाता है, ऋणावेश। ऊनी वस्त्र को हम रबर, एम्बर या प्लास्टिक से रगड़ते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ये कैसा हो जाता है, नेगेटिव, और ये कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। सूखे बालों में अपन कंघा डालते हैं तो बाल तो कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव, और कंघा कैसा हो जाता है, नेगेटिव। बिल्ली की खाल को एवोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ कैसी हो जाती है, नेगेटिव, और बिल्ली की खाल कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। एक हम घर्षण वैद्युतिकी के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने का एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। आपने बरसात के समय में बादल होते हैं तब बिजली कड़कते हुए देखी होगी, तो बिजली जो कड़कती है उसका कारण क्या है कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण के कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, और जब आवेश उत्पन्न होता है तो वो किसका रूप लेता है, विद्युत का रूप लेता है, जिससे कि हमें क्या, वह विद्युत किसके रूप में बदल जाती है, ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जैसे कि बिजली का कड़कड़ाना हमें दिखाई देता है। तो वो किसका कारण है, घर्षण विद्युत। किसका कारण है, घर्षण विद्युत। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर सकते हो। अब हम अगली बात करते हैं चालन विद्युत की। चालन विद्युत की बात करते हैं। पहला था हमारा, हमने बात की घर्षण, अब हम बात करते हैं चालन विद्युत की। देखो शब्द से मतलब निकालते हैं। चालन का मतलब हो गया चलन। चलन का मतलब हो गया कि यहाँ जो आवेश स्थानांतरित होता है वो कैसे स्थानांतरित होता है, चल के स्थानांतरित होता है। जैसे कि मैं कहूँ एक पार्टिकल ये है, ठीक है ना, एक पार्टिकल ये है जो कैसा रखा है अपन ने, पॉजिटिव, जिस जो हमें ज्ञात है, पता है कि ये पार्टिकल कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव। एक पार्टिकल हमने रखा है बी, जो कैसा है, अनावेशित, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, एक वस्तु है जिसको हमने कैसे रखा हो, पॉजिटिव चार्ज। एक बॉडी बी है जो हमने कैसी रखी हुई है, अनावेशित।
फिर हम इनको क्या करा देते हैं, स्पर्श करा देते हैं। क्या करा दिया हमने, इसको स्पर्श करा दिया। तो स्पर्श कराने के दौरान क्या होता है कि हमने आवेश के गुणधर्म में पढ़ा है कि आवेशों में किसका गुण पाया जाता है, स्थानांतरण का। किसका गुण पाया जाता है, स्थानांतरण का। तो जब बॉडी ये कौन से चार्जेबल है, पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसी है, अनावेशित है। तो इसमें आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। आवेश का स्थानांतरण होता है। जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो वह आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि इन दोनों पर आवेश बराबर न हो जाए। जब कब तक होगा आवेश का स्थानांतरण, कि जब तक कि इन दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए। इसलिए इसमें एक नोट लिखा जाता है कि चालन वैद्युति के द्वारा दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश उनके माध्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, माध्य के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करता हूं कि इस पर है +4 इलेक्ट्रॉन चार्ज। कितना है, +4। तो इससे इस पर ट्रांसफर जब इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बिल्कुल जितना यह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, प्रोटॉन त्यागेगा, उतना ही यह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ग्रहण करेगा। तो अगर हम इनको सिमिलर करेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, +2e, और इस पर क्या हो जाएगा, +2e। ठीक है ना। तो किसके बराबर होता है, वो माध्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, माध्य के। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि इस पर कितना था, +4, और ये कैसी थी, अनावेशित। तो माध्य निकालेंगे अपन, तो Q डैश B बराबर, निकालने वाला माध्य QA + QB/2। बॉडी ए पर उत्पन्न आवेश, बॉडी बी पर उत्पन्न आवेश, तो QB डैश बराबर QA की वैल्यू कितनी है, +4, QB की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि कैसी बॉडी है, अनावेश, अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, +2। तो इन दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा, +2e, और इस पर कितना हो जाएगा, +2e। चालन प्रक्रिया में होता है कि जब किसी एक आवेशित वस्तु को, ये आवेशित ली हमने और ये कैसी ली, अनावेशित, जब किसी एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो उसमें आवेशों का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है, या क्या होता है, आवेशों का स्थानांतरण होता है, जिससे कि दूसरी अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इस प्रकार आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात किसी अनावेशित वस्तु का आवेशित होना ही क्या कहलाता है, चालन वैद्युति। क्या कहलाता है, चालन वैद्युति। ठीक है ना। और इसके दो फिक्स है कि किसी अनावेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश उन दोनों वस्तुओं के पर उपस्थित आवेश के माध्य के बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि एक पार्टिकल जितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन त्यागेगा, एक ने जितना त्यागा उतना ही दूसरा ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं है कि साहब इसने पार्टिकल ने साहब मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन त्यागे और यहां पर पहुंचे 6 इलेक्ट्रॉन, इज नॉट इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना। ये पार्टिकल जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यह पार्टिकल उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको एक बार फिर रिवाइड कर रहा हूं कि किसी आवेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश उस दोनों के माध्य के बराबर होगा, और एक पार्टिकल एक आवेशित वस्तु जितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन त्यागेगी उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अनावेशित वस्तु ग्रहण करेगी। ठीक है। इसका एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। एक बॉडी यह है ए, एक बॉडी यह है बी, एक बॉडी है सी। ध्यान से देना, इस पर आवेश Q है और इस पर आवेश Q है। इस बॉडी सी को पहले A से स्पर्श कराया जाता है, फिर इसको B से स्पर्श कराया जाता है, तो उस स्पर्श के पश्चात C पर आवेश कितना है। क्वेश्चन समझ में आया कि तीन बॉडी हैं जिनमें से A और B पर समान आवेश Q उपस्थित है और C अनावेशित है। ए और बी पर समान आवेश Q उपस्थित है और C अनावेशित है। C को बारी बारी से A व B से स्पर्श कराया जाता है, तो C पर उत्पन्न आवेश क्या है। अब देखो इसका आंसर, मैं कह रहा हूं C को पहले किससे स्पर्श कराया, A से स्पर्श कराया, तो QC डैश इसका चार्ज, ठीक है ना, जो उत्पन्न होगा उसकी बात कर रहा हूं, इसलिए हमने क्या लगाया, डैश QA + QC/2।
चार्ज ऑफ पार्टिकल ए, चार्ज ऑफ पार्टिकल सी। सी कैसा है हमारा? अनावेशित। क्यू ए पर चार्ज कितना है हमारा? क्यू, क्यू सी डैश बराबर क्यू प्लस 0/2। तो क्यू सी डैश बराबर कितना हो गया? Q/2। अब इससे और इसको स्पर्श कराने के पश्चात, जब हमने इसको स्पर्श कराया तो इस पर चार्ज रह गया Q/2 और इस अभी अनावेशित नहीं रहा और ये इस पर आवेश आ गया Q/2। ठीक है, फिर हमने C को किससे स्पर्श कराया? B से। फिर किससे स्पर्श करा रहे हैं हम? B से। तो फिर बात करेंगे QC डबल डैश बराबर QC डबल डैश बराबर QB प्लस QC डैश बाई 2। QC डबल डैश बराबर QB पर चार्ज कितना है? Q प्लस QC डैश पर चार्ज कितना है? Q/2 आधा वेट QD डैश बराबर 3/2Q/2। तो QC डैश बराबर 3/4Q। कितना चार्ज हो जाएगा इस पर? अब इस पर कितना चार्ज हो गया फाइनल? 3/4Q। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तीन पार्टिकल है ए, बी व सी। ए और बी पर समान आवेश Q उपस्थित है और C अनावेशित है। तो C को बारी बारी से ए व बी पार्टिकल से स्पर्श कराया जाता है तो C पर उत्पन्न आवेश का मान कितना होगा? और उसमें ऑप्शन पूछे गए थे 1/4Q, 3/4Q, Q/2 और Q/3। ये चार ऑप्शन थे उसमें। इसमें से सही क्लिक कौन सा जाता है? 3/4। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लो अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो, कि दो पार्टिकल हैं ए व बी जिन पर समान आवेश Q है, एक तीसरा पार्टिकल C है जो अनावेशित है। C अनावेशित पार्टिकल C को AQA मतलब पार्टिकल ए व बी से बारी बारी से स्पर्श कराया जाता है तो पार्टिकल C पर उपस्थित आवेश बताइए। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं प्रेरण। तीसरे पैटर्न की बात करते हैं हम, प्रेरण विद्युत। प्रेरण विद्युत क्या होता है? प्रेरण जैसे कि शब्द है प्रेरण, प्रेरण एक शब्द से मतलब निकालते हैं कि प्रेरण का मतलब हो गया प्रेरित होना। प्रेरित होने का मतलब हो गया कि जब एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से स्पर्श हुए बगैर क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है। तो यहाँ एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल का मतलब हो गया कि जब एक अनावेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु से स्पर्श हुए बगैर ही आवेशित हो जाती है तो वह विधि क्या कहलाती है? हमारी प्रेरण विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेरण विधि। कैसे होती है देखो, एक अनावेशित गोला लेते हैं, एक अनावेशित गोला ले लिया जिसको हमने कुचालक स्टैंड पर रख दिया। स्टैंड कैसा है? कुचालक स्टैंड। कुचालक क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल कैसा है? हमारा अनावेशित है। कैसा है? अनावेशित। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है या प्रोटॉन नहीं है, लेकिन अनावेशित क्यों है? क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या है? प्रोटॉन। अगर हम इसको चालक रखेंगे तो अगर हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके दौरान काम गति कर जाएंगे, भूसंपर्कित हो जाएंगे, जमीन में गति कर जाएंगे। तो एक अनावेशित गोला लिया, गोले का मतलब अनावेशित का मतलब हो गया जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही उस पर क्या है? प्रोटॉन है। उसको किस पे रख दिया अपन ने? कुचालक स्टैंड पर रख दिया। इसके पास हम एक कांच की छड़ लाते हैं जिसको हमने किससे रगड़ा हुआ है? रेशम के कपड़े से। जिसको हमने किससे रगड़ा हुआ है? रेशम के कपड़े से। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ कैसी हो जाती है? धनावेशित।
कैसी हो जाती है? घर्षण वैद्युत की में पढ़ा था हमने कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो वो कैसी हो जाती है? धनावेशित। जब हम इस धनावेशित कांच की छड़ को इस अनावेशित गोले के पास लाते हैं तो ये टोटल कैसी है? धनावेशित। तो इस पर इलेक्ट्रॉन भी है और क्या है? प्रोटॉन है। तो यह धनावेश मतलब ये प्रोटॉन किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा? इलेक्ट्रॉन। किसको अपनी ओर आकर्षित करता है? इलेक्ट्रॉन को। तो जब हम आवेशित कांच की छड़ को, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित गोले के समीप लाते हैं तो इसमें अनावेशित गोले में आवेश का पुनर्वितरण होता है। क्या होता है? आवेश का पुनर्वितरण। किस प्रकार से पुनर्वितरण होता है कि नेगेटिव चार्ज किधर आ जाता है? आवेश की जो ये कांच की छड़ है उसके समीप वाले पृष्ठ। नेगेटिव चार्ज ऋणावेश कहां जाता है? उसके धनावेशित कांच की छड़ के समीप वाले पृष्ठ पर। किसके कारण आ जाता है? विद्युत बल के कारण आ जाता है। अगले ही टॉपिक में, अगली वीडियो में हम विद्युत बल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अपन ये चीज देखते हैं जो अपन ने पढ़ा है कि आवेशों में विपरीत आवेश होने पर क्या लगता है? आकर्षण बल, और समान आवेश होने पर क्या लगता है? प्रतिकर्षण। तो यह अपने से कौन से आवेश को आकर्षित करेगा? विपरीत आवेश को। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाता है? इस कांच की छड़ के समीप वाले पृष्ठ पर। और अपोनेंट वाले पृष्ठ पर कौन सा चार्ज चला जाता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज चला गया? पॉजिटिव चार्ज। फिर हम इस कांच की छड़ को दूर ले जाते हैं। कांच की छड़ को अब हम यहां से दूर ले गए, मान लो इसके क्षेत्र से दूर ले गए, तो पुनः ये जो गोला है वो कैसा हो जाता है? अनावेशित हो जाता है, क्योंकि अब इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का बल नहीं लग रहा। तो पुनः इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गए तो गोला कैसा हो गया? अनावेशित। फिर हम इस कांच की छड़ को वापस पास में लाते हैं, जो कि कैसी है? ऑलरेडी धनावेशित। पुनः वापस पास में लाते हैं तो यही आवेश का पुनर्वितरण की प्रक्रिया पुनः होती है और इसके समीप वाले पृष्ठ पर ऋणावेश आ जाता है और विपरीत वाले पृष्ठ पर क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। लेकिन अभी ये आवेशित नहीं हुआ है, क्योंकि हम इसको जब दूर ले गए तो पुनः ये कैसा हो गया था? अनावेशित। तो इसमें को आवेशित करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें या हम प्रोटॉन को बाहर निकालें। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? धनावेशित, और प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। लेकिन निकाल किसको सकते हैं हम? इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? आकर्षण बल। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? आकर्षण बल के द्वारा। किसके आकर्षण है? वो कांच की छड़ के द्वारा, क्योंकि कांच की छड़ कैसी है? धनावेशित। धनावेशित क्यों है? क्योंकि ये रेशम के कपड़े से रगड़ी गई है, और घर्षण वैद्युतिकी के द्वारा जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो वो कैसी हो जाती है? धनावेशित। तो हम इसके धनावेश को बाहर निकाल सकते हैं, और इसके धनावेश को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके विपरीत वाले पृष्ठ को जिधर धनावेशित है उसको क्या कर देते हैं? भूसम कर देते हैं। क्या कर दिया भाइयों? भूसम कर दिया। ठीक है, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने के पश्चात क्या होता है कि जब इस पॉजिटिव चार्ज पर कौन सा बल लगा हुआ है? प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगा हुआ है? प्रतिकर्षण। जब इस पर प्रतिकर्षण बल लगा हुआ है तो इसको निकालने के लिए जैसे ही रास्ता मिलता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलकर कहां चला जाता है? जमीन में चला जाता है। कहां चला जाता है? जमीन में चला जाता है, और यह कैसा रह जाता है? नेगेटिव चार्ज। कैसा रह जाता है? नेगेटिव। तो यह अनावेशित जो गोला था वो अब कैसा हो गया? चार्जेबल हो गया। और कौन सा चार्ज हो गया उस पर? नेगेटिव चार्ज। क्या हमने इस आवेशित गोले को इससे स्पर्श कराया? नहीं कराया। बगैर स्पर्श कराए बगैर ही इससे क्या हो गई? प्रेरित हो गई। क्या हो गई? प्रेरित हो गई, और प्रेरित होने के पश्चात इस पर क्या आ गया? आवेश आ गया। इस पर उत्पन्न आवेश का मान निकालने का एक फॉर्मूला होता है, Q डैश बराबर माइनस Q 1 - 1 एप्सिलॉन r। Q डैश बराबर माइनस Q 1 - 1 एप्सिलॉन r। Q डैश का मतलब हो गया कि प्रेरित होने वाला आवेश, और Q का मतलब हो गया कि प्रेरित करने वाला आवेश।
अब देखो दोनों को समझो कि कौन सा प्रेरित होने वाला आवेश है और कौन सा प्रेरित करने वाला आवेश है। क्यू डैश प्रेरित होने वाला आवेश, प्रेरित आवेश कौन सा हो रहा है, इस अनावेशित गोले का हो रहा है, मतलब कौन सा प्रेरित हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है क्यू डैश, क्यू क्यू को प्रेरित करने वाला आवेश, प्रेरित कौन कर रहा है, ये पांच की चार्ज कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि इस पर कितना चार्ज आया है। ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी घर्षण विद्युत की। इसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, इसमें लेते हैं अपन एक अनावेशित गोला लेते हैं जिसको कुछ अलग स्टैंड पर रख देते हैं, उसके समीप हम एक रेशम के कपड़े से रगड़कर कांच की छड़ लाते हैं जो कि धनावेशित हो जाती है, तो उसको हम उसके समीप लाते हैं तो उस अनावेशित गोले में उसके धनावेशित छड़ के आने पर आवेश का पुनर्वितरण होता है, जिसके उसके समीप वाली पृष्ठ पर ऋणावेश आ जाता है और विपरीत वाले पृष्ठ पर धनावेश आ जाता है। फिर पुनः हम धनावेशित छड़ को दूर ले जाते हैं तो पुनः वह गोला कैसा हो जाता है, अनावेशित हो जाता है, और फिर हम जब धनावेशित छड़ को पास लाते हैं तो वही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है और उसके समीप वाले पृष्ठ पर क्या आ जाता है, ऋणावेश, और विपरीत वाले पृष्ठ पर क्या आ जाता है, धनावेश। फिर हम इसको धनावेशित वाले पृष्ठ को क्या कर देते हैं, भू संपर्कित अर्थिंग कर देते हैं, जिसके कारण संपूर्ण धनावेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, और ये अनावेशित गोला कैसा हो जाता है, नेगेटिव, कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। इसे कहते हैं हम प्रेरण वैद्युत की, क्या कहते हैं हम, प्रेरण वैद्युत की, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट कर लो। ये फॉर्मूला होता है हमारा कि उत्पन्न आवेश को कैसे निकाला जा सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल इसका क्वेश्चन भी पूछा जाए तो उसके क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखते हैं हम, q डैश इक्वल टू माइनस q1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन